हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म को इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अनुसंख्य गुणधर्म किस प्रकार के विलयन के लिए ज्ञात होता है। उसके बाद अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार जानेंगे तथा उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अनुसंख्य गुणधर्म के परिभाषा में आते हैं। तो परिभाषा कहता है किसी विलयन का वह गुणधर्म, यानी किसी विलयन का वह गुणधर्म की बात करता है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, यानी विलेय के कितने अणु या परमाणु हैं उस पर निर्भर करती है, विलेय की प्रकृति या आकार पर नहीं। वह जो विलेय है वह किस नेचर का है, वह किस आकार का है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल विलेय के कणों की संख्या यानी अणु या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। देखिए, परिभाषा बड़ा आसान है, परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा। परिभाषा कहता है कि अनुसंख्य गुणधर्म किसी विलयन का वह गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, विलेय की प्रकृति या आकार पर नहीं। आप जानते हैं जो विलयन बना होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय घुलने वाला और विलायक घुलाने वाला, यानी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा विलयन का गुण, उसके प्रकृति या आकार पर नहीं करेगा। उसे ही हम किसके नाम से जानेंगे, उसे हम अनुसंख्य गुणधर्म के नाम से जानेंगे। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं जो अनुसंख्य गुणधर्म है वह किस प्रकार के विलयन के लिए लागू होगा और किस प्रकार के विलयन के लिए लागू नहीं होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि यह ठोस द्रव विलयन का ज्ञात होता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह आप लोग रोल्ट का नियम पढ़े थे, रोल्ट का नियम द्रव द्रव विलयन का था, द्रव और द्रव, यानी रोल्ट का नियम में विलेय भी द्रव था और विलायक भी द्रव है। उसी तरह ध्यान रखिएगा जो अनुसंख्य गुणधर्म है वह किस प्रकार के विलयन के लिए पढ़ेंगे, तो ठोस और द्रव, जिसमें जो विलेय होगा वह क्या होगा, ठोस के रूप में होगा, और जो विलायक होगा वह किस रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा। तो सबसे पहला ही इसमें कंडीशन निकल के आता है कि अनुसंख्य गुणधर्म वैसे विलयन के लिए पढ़ेंगे जिसमें विलेय के रूप में ठोस हो और विलायक के रूप में द्रव हो, अर्थात यह ठोस द्रव विलयन का ज्ञात होता है। दूसरा पॉइंट कहता है इसमें विलेय अवाष्पशील तथा वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। देखिए, जो विलेय है यानी जो ठोस है वह क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। यदि हम बात करें वह उड़नशील नहीं होना चाहिए, ऐसा ठोस नहीं कि हम रख दे तो वह क्या हो जाए, वाष्प बनकर निकल जाए। यानी इसमें जो विलेय होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, तथा वैद्युत अनअपघट्य क्या है समझते हैं। वैद्युत अनअपघट्य मतलब कि इसमें आयनिक यौगिक नहीं होना चाहिए या आयोनाइजेबल यौगिक नहीं होना चाहिए। वैद्युत अनअपघट्य का अर्थ होता है कि जो क्या होते हैं, आयन में टूटते नहीं है, यानी वैसे ठोस लेंगे जो क्या हो, जो आयन के रूप में नहीं टूटना चाहिए, तथा दूसरा चीज़ वह अवाष्पशील होना चाहिए, यानी उड़नशील नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि वैद्युत अनअपघट्य का एक आध उदाहरण बताइए, तो वैद्युत अनअपघट्य का एक उदाहरण ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। कभी भी आप इसको नहीं देखिएगा कि ग्लूकोज किसी आयन में परिवर्तित होता है। इसके और उदाहरण है, देखिएगा चीनी है C12H22O11 जिसको आप लोग सुक्रोज कहते हैं। यह भी क्या होता है, नॉन आयनिक होता है, यानी आयन में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और बात करें वैद्युत अनअपघट्य का, तो यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं NH2CONH2। यह भी वैद्युत अनअपघट्य होता है, इसको जल में घोलने पर आयन में परिवर्तित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा जो यह अनुसंख्य गुणधर्म है इसमें जो विलेय होना चाहिए वह अवाष्पशील होना चाहिए तथा वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए, यानी उसको जल में डाला जाए तो वह आयन के रूप में परिवर्तित ना हो।
यह इसका दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन यह तनु विलयन के लिए लागू होता है। आप लोग पढ़े होइएगा, विलयन दो प्रकार के, एक सांद्र विलयन और एक तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है, जो विलेय के तुलना में विलायक होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी तनु विलयन में जो विलायक का मात्रा होता है वह विलेय से बहुत ज़्यादा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तनु विलयन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुसंक गुणधर्म है वह तीसरा कंडीशन को फॉलो करता है कि यह किसके लिए लागू होता है, तो यह तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कोई पूछे अनुसंक गुणधर्म है क्या, तो परिभाषा ही कहता है कि किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, यानी उसमें विलेय के कितने अणु या परमाणु हैं उस पर निर्भर करती है, विलेय के प्रकृति या आकार पर नहीं, उसे अनुसंक गुणधर्म कहते हैं। अनुसंक गुणधर्म देखिएगा वैसे विलयन के लिए लागू होता है जो ठोस द्रव विलयन है, ठोस विलेय के रूप में और द्रव विलायक के रूप में। जिस तरह याद कीजिए जो रोल्ट का नियम था वह केवल द्रव और द्रव विलयन के लिए लागू होता था, उसी तरह अनुसंक गुणधर्म जो होगा वह किस विलयन के लिए लागू होगा, ठोस और द्रव विलयन के लिए लागू होगा। इसमें जो ठोस यानी विलेय होना चाहिए वह अवाष्पशील होना चाहिए यानी उड़नशील नहीं होना चाहिए, और वैद्युत अनवघट होना चाहिए यानी वह पानी में घोलने पर वह क्या हो, वह आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कुछ वैद्युत अनवघट का हम उदाहरण बता दिया, याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अनवघट है। उसी तरह जो तीसरा कंडीशन है यह जो होता है वह किस विलयन के लिए लागू होता है, तनु विलयन के लिए लागू होता है, यानी इसमें जो विलेय की मात्रा होती है वह विलायक से बहुत कम होती है। तो यह अनुसंक गुणधर्म का परिभाषा समझ गए, या किस प्रकार के विलयन के लिए लागू होता है इसके बारे में समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है अनुसंक गुणधर्म के प्रकार। देखिए अनुसंक गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कहीं कहीं आपेक्षिक की जगह ध्यान दीजिएगा तो आपेक्षिक की जगह सापेक्षिक भी लिख देगा, समझ गए। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव को R, लोअरिंग को L, वेपर को V, प्रेशर को P और ऑफ सॉल्वेंट जैसे का तैसे। तो कभी इतना बड़ा नाम ना लिखकर अगर हम छोटा सा लिख दे RLVP तो समझ जाइएगा जो RLVP की बात करता है वह विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन की चर्चा करता है। दूसरा अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है परासरण दाब। परासरण दाब को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तीसरा गुणधर्म का नाम है क्वथनांक का उन्नयन, जिसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और चौथा गुणधर्म का नाम है हिमांक का अवनमन, जिसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जो विलयन का अनुसंक गुणधर्म है वह कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। सबसे पहला विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा हिमांक का अवनमन। देखिए यह चारों टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह चारों टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि यह जो चारों है वह किसके उदाहरण है, विलयन के अनुसंक गुणधर्म के उदाहरण है। इस बात को प्रूव भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वह नाम है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RLVP ऑफ सॉल्वेंट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसमें अनुसंक गुणधर्म का टाइप था विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो अनुसंक गुणधर्म है वह वैसे विलयन के लिए लागू है जो
ठोस द्रव विलयन है, जिसमें विलेय क्या है, ठोस है, और जो विलायक क्या है, द्रव है। जो विलेय है वह अवाष्पशील है, उसमें क्या होता है, वह अउरणशील है, यानी उसमें क्या होते हैं, जो ठोस के अणु होंगे यानी विलेय के अणु होंगे वह वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो देखिए, अगर हम किसी भी द्रव में अगर ठोस विलेय को मिला देते हैं तो ठोस विलेय को मिलाने पर हमको पता चलता है कि विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। देखिए, यदि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिला दीजिएगा तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस कमी को विलायक का वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी वाष्पशील द्रव में, देखिए अभी केवल शुद्ध रूप में वाष्पशील द्रव है तो इसका वाष्प दाब आप लोग पढ़े हैं। जो यह क्या होता है, द्रव के अणु होते हैं वह वाष्प बनकर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और पुनः आकर क्या करते हैं, द्रव के सतह पर यानी दाब लगाते हैं। उसी दाब को हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जब शुद्ध द्रव होगा तो इसके अणु ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, और जब ज़्यादा अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर विलयन बना दिया जाए, इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर क्या बना दिया जाए, विलयन बना दिया जाए, तो आप लोग जानते हैं विलयन में जो विलेय और विलायक के कण होते हैं वह एक समान रूप से चारों तरफ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो जो अवाष्पशील विलेय का कण होगा वह क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय का कण भी इस द्रव के सतह पर आकर विलायक के कणों के साथ रहेगा। तो देखिए, पहले केवल और केवल क्या था, यह जो रेड कलर से हम दिखाए हैं वह केवल पहले क्या था, इस सतह पर केवल द्रव का अणु था। तो द्रव का अणु वाष्प बनकर ऊपर निकलता और कंटेनर बंद होने के कारण पुनः वह क्या करता, द्रव के सतह पर आकर दाब लगाता, तो वह कहलाता शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। लेकिन जैसे ही क्या किए, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो जो अवाष्पशील विलेय है वह क्या होगा, जो वह अवाष्पशील विलेय है वह इस द्रव के सतह के कुछ भाग को ढक लेगा, और यह जैसे ही द्रव के सतह के कुछ भाग को ढकेगा तो यहाँ से जो अणु होंगे वह वाष्प बनकर ऊपर नहीं जाएंगे, और जब वाष्प बनकर ऊपर नहीं जाएंगे तो इनका वाष्प दाब कम हो जाएगा। यानी जैसे ही विलयन का चर्चा करेंगे तो जो विलयन का वाष्प दाब है वह घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जब शुद्ध विलायक था तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु वाष्प बनते थे और फिर द्रव के सतह पर आकर दाब आरोपित करते थे। लेकिन जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलेय को मिलाया गया तो अवाष्पशील विलेय के कण द्रव के सतह के कुछ भाग को ढक लिए। अब जिस भाग को ढके हैं वहाँ से क्या होगा, वहाँ से अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, और जब वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तो जो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिलाइएगा तो विलायक में विलेय मिलाने पर क्या बनेगा, विलयन बनेगा, और जो विलेय है वह अवाष्पशील है यानी वह वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, अर्थात विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इसी कमी को विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन मतलब घट गया, समझ गया। अगर देखिए विलायक के वाष्प दाब का अवनमन निकालना है तो कितना कमी है, तो मान लेते हैं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को मान लेते हैं P नॉट। वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर को P से लिखते हैं और शुद्ध के लिए लगा लेते हैं नॉट, और विलयन के वाष्प दाब के लिए P और विलयन के लिए नीचे लगा देते हैं S। S मतलब सॉल्यूशन। तो अगर देखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ तो कहता है P नॉट माइनस PS। हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P नॉट ज़्यादा होता है,
विलयन के वाष्प दाब यानी पीएच से। तो इनके बीच में जो वाष्प दाब का अंतर आएगा उसे वाष्प दाब का क्या कहेंगे, अवनमन कहेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वह वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन पढ़ना है, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है। जबकि यहाँ जो निकला है वह वाष्प दाब का क्या निकला, अवनमन निकला। तो इसको रिलेटिव करने के लिए देखिए किसके वाष्प दाब से करेंगे, तो विलायक के वाष्प दाब से करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि विलायक के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन का परिभाषा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब का अवनमन जान गए। और अगर विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो यह है विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, और इसका अनुपात क्या करेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से करेंगे। तो यह निकल जाएगा वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन। यानी परिभाषा लिख सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन यानी RLVP कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक में से अगर विलयन का वाष्प दाब घटाइएगा तो वह केवल हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन अगर सापेक्षिक या अपेक्षिक निकालना है तो उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम है विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब का अवनमन जाने हैं, उसके बाद उसको सापेक्ष कर दिए किसके वाष्प दाब से, विलायक के वाष्प दाब से, और सापेक्ष करने का अर्थ उसमें यानी बट्टा लगा दिए। समझ गए? तो याद रखिएगा विलायक के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन का परिभाषा आप लोग को याद हो जाना चाहिए। आप लोग इस बात को समझ गए कि अगर शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो जो वाष्प दाब विलयन का होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है, और जितना कम होता है उसी को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन। और इस वाष्प दाब के अवनमन में विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देते यानी भाग दे देते यानी रिलेटिव निकालते हैं, तो वह कहलाता है विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। जैसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वह मान लेते हैं कितना ATM है, 5 ATM है। देखिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं, P0 से लिखते हैं। इसमें ऊपर से कोई अवाष्पशील विलय को मिलाए तो जो विलयन का वाष्प दाब हो गया वह हो गया 4 ATM। कितना ATM हो गया, 4 ATM। तो देखिए जब शुद्ध विलायक था तो उसका वाष्प दाब कितना ATM था, 5 ATM था। जैसे ही अवाष्पशील विलय को मिलाए, विलयन बना विलायक में विलय मिलाने पर, और विलयन का वाष्प दाब कितने ATM हो गया, 4 ATM। तो अगर हम कोई पूछे कि वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ, तो शुरू में यानी विलायक का था 5 ATM और हो कितना गया विलयन का, 4 ATM, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो बोलिए कितना ATM का अवनमन हुआ, 1 ATM का अवनमन हुआ। और कोई कहे कि इस वाष्प दाब का जो अवनमन है उसको विलायक के सापेक्ष ज्ञात करो, यानी विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन 1 ATM मिला और शुद्ध विलायक का कितना ATM है, 5 ATM है, यानी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आया। तो यह वाला जो वैल्यू है वह क्या है, विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। देखिए अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जो विलायक के वाष्प दाब का क्या है, सापेक्षिक अवनमन है, वह अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है कैसे, और साथ में इसके लिए रोल्ट के नियम को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम, यानी जो वाष्प दाब का अवनमन, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लगा लीजिए सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम। देखिए आप लोग रोल्ट का नियम पढ़े थे। रोल्ट के नियम के अनुसार देखते हैं किसी भी विलयन में प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है वह उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अगर हम चर्चा करेंगे तो इस विलयन में क्या है, इस विलयन में एक ठोस है और एक द्रव है।
मान लेते हैं जो ठोस है उसको A से सूचित करते हैं और जो द्रव है उसको किससे सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं। तो अगर देखेंगे इस विलयन में, तो इस विलयन में अगर हम चर्चा करें तो जो ठोस A का वाष्प दाब होगा वह ठोस A के मोल अंश के समानुपाती होगा। उसी तरह अगर हम बात करेंगे जो द्रव B का वाष्प दाब होगा वह द्रव B के मोल अंश के समानुपाती होगा। याद कीजिए समानुपाती का चिन्ह हटाए थे और बराबर का चिन्ह लगाए थे, तो यहाँ कांस्टेंट में P नॉट A लगाए थे और यहाँ कांस्टेंट में क्या लगाए थे, P नॉट B लगाए थे। और ध्यान दीजिए इसी को क्या किए थे, विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए यह दोनों को जोड़ दिए थे। यानी विलयन का कुल वाष्प दाब निकालने के लिए, यानी A द्रव के वाष्प दाब विलयन में और B द्रव के वाष्प दाब विलयन में दोनों को जोड़ दिए थे। समीकरण निकला था P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। यही आपका विलयन का कुल वाष्प दाब था। तो देखिए इस समीकरण में सबसे पहले यह जो पढ़े थे वह किसके लिए पढ़े थे, द्रव विलयन के लिए था। किसके लिए था, द्रव विलयन, जिसमें A भी द्रव था और B भी द्रव था। लेकिन जो यहाँ अनुसंक गुणधर्म पढ़ रहे हैं वह किसके लिए पढ़ रहे हैं, ठोस द्रव विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, ठोस द्रव विलयन। और इसमें जो ठोस है वह अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील, यानी इनके अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। और जब इनके अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे तो इनका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में काई ए यानी मोल अंश से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 प्लस बच जाएगा P नॉट B इंटू काई B। तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम क्या है, तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम से पता चला कि जो विलयन का वाष्प दाब है, जो किसका वाष्प दाब है, विलयन का, वह किसके बराबर है, तो वह बराबर है P नॉट B इंटू काई B। यहाँ ध्यान दीजिए विलयन के वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित किए थे, PS से सूचित किए थे और यह हो गया P नॉट B इंटू काई B। तो अगर कोई पूछे कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम क्या है, तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट के नियम की अगर बात करेंगे तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए जो विलयन का वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वह विलायक के मोल अंश और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए जो रोल्ट का नियम है वह रोल्ट का नियम कहता है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखें, PS से लिखें, वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P नॉट B से लिखे हैं तथा विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश, मोल अंश को काई से लिखते हैं और विलायक को किससे सूचित किए हैं, B के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए रोल्ट का नियम मिला वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए कि जो विलयन का वाष्प दाब है वह किसके बराबर है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर है। यह क्या हो गया, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए किसका नियम है, रोल्ट का नियम है। रोल्ट का नियम किसके लिए है, विलायक के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए। देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं
और इसको प्रूव करते हैं कि यह क्या करता है, अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन में कुल मोल अंश का योगफल 1 होता है। अगर इस विलयन में ठोस और द्रव है यानी A और B है तो A और B के मोल अंशों का योगफल क्या होगा, 1 होगा। जहां A को आप विलेय माने हैं और B को क्या माने हैं, विलायक। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से अगर विलायक का मोल अंश यानी काई B निकालना चाहे तो इधर काई A प्लस में, तो उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। और देखिए इस वाले सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी हो जाएगा PS इक्वल टू या P नॉट B जैसे का तैसे। हम लोग काई B के जगह 1 माइनस काई A लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यानी देखेंगे तो PS इक्वल टू P नॉट B में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट B माइनस P नॉट B में काई A से मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट B इंटू काई A। देखिए इधर P नॉट B काई A माइनस में तो इधर प्लस में, और PS इधर प्लस में तो इधर माइनस में, यानी लिख सकते हैं P नॉट B इंटू काई A इक्वल टू P नॉट B माइनस PS। और P नॉट B इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी हो जाएगा P नॉट B माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट B इक्वल टू बच गया काई A। देखिए ध्यान दीजिए, यह P नॉट B क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P नॉट B क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उस तरह PS क्या है, PS है विलयन का वाष्प दाब। तो यह अभी हम लोगों ने फार्मूला थोड़ा देर पहले पढ़ा था, याद कीजिए वो फार्मूला कहाँ पढ़ा था, तो यहाँ ध्यान दीजिए वह फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। यही P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट, जहाँ P नॉट क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या था, विलयन का वाष्प दाब। तो यहाँ से देखेंगे जो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट है, यही ना वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है, और वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन को किससे लिखे थे, RL VP से। यह किसके बराबर है, तो A यानी विलेय का और काई यानी मोल अंश, यानी यह किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। यानी देखेंगे जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है वह किसके बराबर हुआ, विलेय के मोल अंश के। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमको इस बात का प्रूव करना है कि यह जो है अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है। तो अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण साबित करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस बात का पता लगा लिया कि जो यह वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल अंश के बराबर है। इस बात से हमको पता चल गया कि जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है वह किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। और देखिए हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर विलेय के मोल अंश का आप लोग सूत्र जानते होइएगा तो याद कीजिए विलेय के मोल अंश का सूत्र क्या था, यानी जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो इसको हम थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड करना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं या P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट, जिसको कहते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन यानी RL VP। देखिए मोल अंश का सूत्र था कि जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या, यानी A का मोल अंश निकालना है तो A का मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में A का मोल प्लस B का मोल। तो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। और जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है वह किस पर निर्भर कर रहा है, मोलों की संख्या पर। और यह जो मोल है वह किसका है, विलेय का है। तो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर किया।
और देखिए ध्यान रहे आपको, अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा क्या कहता था? तो अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा कहता था कि वह किस पर निर्भर करेगा? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। और यहाँ हमको पता चल गया कि यह जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के संख्या पर निर्भर कर रहा है। अतः इस बात का प्रूफ मिल गया कि जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है वह क्या होता है? अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। यह एक VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाष्प दाब के सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आपको वाष्प दाब के सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा लिखना है। दूसरा, सत्यापित करें कि यह अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है। देखिए ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ था, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है उसका परिभाषा लिखेंगे, या टोटल लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन का परिभाषा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में अगला पार्ट कह रहा था कि आप सत्यापित करें कि यह किसका उदाहरण है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो देखिए आपको यह सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सब तो हम समझाने के लिए क्या किए हैं, लिखे हैं। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ से लिख लीजिएगा विलयन के वाष्प दाब को PS, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 और विलायक के मोल अंश को KIB। देखिए यहाँ से जानते हैं विलेय और विलायक के मोल अंश का योगफल 1 होता है, तो यहाँ से विलायक का मोल अंश निकालिएगा तो इधर विलेय का मोल अंश प्लस में तो उधर माइनस में, और सॉल्व कीजिएगा P0 में 1 से कीजिएगा तो P0, P0 में x से कीजिएगा तो P0x और प्लस माइनस माइनस, या टोटल इधर माइनस में तो इधर प्लस में, या PS इधर प्लस में तो इधर माइनस में। P0 भी इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में आ गया है? डिवाइड में आ गया है। और यह KIA यानी विलेय का मोल अंश जैसे का तैसे। तो देखिए इसी को ना P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, यस P0 को बोले थे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इस PS को बोले थे विलयन का वाष्प दाब, और यह फिर P0 क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और देखिए इसी फॉर्मूला को आप लोग वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के परिभाषा से क्या किए हैं? प्रूव किए हैं। और यह किसके बराबर आ गया? तो विलेय के मोल अंश के बराबर आ गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो यदि विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो RLVP ऑफ सॉल्यूशन है यानी वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन वह किस पर निर्भर कर रहा है? विलेय के मोल पर निर्भर कर रहा है। अर्थात देखेंगे यह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर किया, अर्थात यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यहाँ तक लिख लेंगे और नीचे लिख लीजिएगा यह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए कुछ क्वेश्चन, और सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? सत्यापित करें कि यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, तो आप इस बात को सत्यापित कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सत्यापित करें कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के मोल अंश के बराबर होता है। या इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम लिखे।
देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। या तो कहेगा सत्यापित करें कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है कि जो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन होता है वह किसके बराबर होता है, विलेय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा किसके मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। या इसी को वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट का नियम लिखने के लिए कहेगा। तो ध्यान दीजिए जो रोल्ट का नियम है यही न है। तो यह सब तो समझाने के लिए हम बताए थे, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, यहाँ से जानिएगा रोल्ट के नियम अनुसार। यहाँ से आप लिख लीजिएगा वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के लिए रोल्ट के नियम अनुसार जो विलयन का वाष्प दाब है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। और यह सूत्र लिखिएगा और इसको एक्सप्लेन यहाँ तक कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा अतः विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग विलायक के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।